जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? चलें जी, आज हमारी जो क्लास है, एक तो पहली बात ये कि हमें इस बात का बड़ा अफ़सोस भी हुआ, मुझे ख़ास तौर पे और टीचर्स को भी तमाम और आप लोगों को भी ऑब्वियसली इतना शायद अच्छा ना लगा हो दैट द ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर सेमेस्टर आर गोइंग टू रिज़्यूम अंटिल 31st मार्च, जिसमें मेरा ख़्याल है कि शायद हमारा पूरा सेमेस्टर ही निकल जाए। नॉट व्हाट आई हैड प्लान्ड और मैं ये बिल्कुल प्लान नहीं किया था बट हमने ना ही हम ये चाहते थे, बट स्टिल दिस इज़ व्हाट इट इज़ नाउ और हम लोगों को अब ये करना पड़ेगा, इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं वही तरीकाकार रखूँगा क्लास में अपनी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिया करूँगा यूट्यूब पे एंड यू कैन ऑलवेज़ वॉच देम आफ्टरवर्ड्स आल्सो और उसी तरह पे भी आके क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अभी द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट मेनी बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर और ये आप लोग जो बाद में जॉइन करेंगे वो ये शुरू से क्लास देख सकेंगे ऑन यूट्यूब एज़ वेल। हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस किया था। नाउ वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट स्टैंडर्ड इज़ एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी और हम पढ़े थे आईएस 1। आईएस 1 के अंदर हमने थोड़ा-सा जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था और स्कोप थोड़ा-सा इसका देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन से टाइप्स की होती हैं, हमने उनके नाम देखे थे, उनका पर्पस देखा था। सो दीज़ वर द टॉपिक्स व्हिच वी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। आज हमने डेफिनिशंस करनी थी। मैंने आपको कहा था कि हम डेफिनिशन से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जिनका नाम आप आज तक सुनते आए हैं, अब आपको जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली होती क्या है। तो ये चीज़ें हैं क्या जी? तो आप सुनते हैं एसेट्स क्या होता है? अच्छा जी फलाँ-फलाँ चीज़ें एसेट्स होती हैं, हमने रट्टा मारा हुआ है। फलाँ-फलाँ चीज़ें लायबिलिटीज़ होती हैं, हमने रट्टा मारा हुआ है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है इनके पीछे? हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। क्या चीज़ एसेट और क्या चीज़ लायबिलिटी है, यू कैन ईज़िली क्लासिफाई एसेट्स, लायबिलिटी एटसेट्रा सारी चीज़ों को अगर आपको कॉन्सेप्ट हो इस चीज़ का। तो आज हम करेंगे जी एसेट्स देखते हैं हम, क्या होते हैं एसेट्स और एसेट्स के बारे में फिर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह अगर आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे लेकिन मुश्किल है। ये देखिए जी आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है दैट टेल्स यू व्हाट एसेट इज़, व्हाट एन एसेट इज़। एसेट जो है इट इज़ अ रिसोर्स दैट वी ओन स्लैश कंट्रोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ये स्लैश आया है बीच में ओन स्लैश कंट्रोल। ये दोनों थोड़ी-सी डिफरेंट भी हैं, सिमिलर भी हैं ऑब्वियसली बट दे आर आल्सो अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और ये क्या है अभी डिटेल में पढ़ते हैं बट एसेट की मैं डेफिनिशन आपके सामने पढ़ दूँ। इट इज़ अ रिसोर्स दैट वी ओन और कंट्रोल एंड व्हिच वुड रिजल्ट इन फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो एक ऐसी रिसोर्स, एक ऐसी मलकियत आपकी जिससे आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल में इकोनॉमिक फ़ायदा मीन्स इनफ्लो यानी आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएँगे इसकी वजह से, ठीक है? तो ये एक एसेट कहलाता है। अब इसमें 2-3 बातें बड़ी गौर तलब है। नंबर 1 कंट्रोल एंड ओन इसका क्या मतलब है? और नंबर 2 फ्यूचर और तीसरा है इनफ्लो, ठीक है? ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये तीनों चीज़ों को बारी-बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी ओन और कंट्रोल। आप लोग आज तक ये समझते आए हैं कि एसेट इज़ एनीथिंग दैट वी ओन जो हमारी मलकियत है, ठीक है? वो एसेट है। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें भी एसेट कंसिडर की जाती हैं जो हमारी मलकियत नहीं होती। हाउ इज़ इट? वो कौन-सी हैं जी? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लीज़ पे एक प्रॉपर्टी ली है या लीज़ पे एक एसेट लिया है, इंस्टॉलमेंट्स पे एक एसेट लिया है। नाउ जैसे ही आप वो लीज़ प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को अपना लीज़ होल्ड एसेट लायबिलिटी भी बनती है, लेकिन उतने का ही लीज़ होल्ड एसेट आपका बन जाता है। नाउ दैट थिंग इज़ नॉट ओन्ड बाय यू,
ठीक है, ये आप ओन नहीं करते, लेकिन आप इस एसेट को कंट्रोल करते हैं। वंस यू एंटर इनटू द लीज एग्रीमेंट, आपको उसका कंट्रोल मिल जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी ये गाड़ी है या बाइक है आप लोगों के पास या जो भी है, वो आपसे कोई जब आप इसको यूनिवर्सिटी लेके आते हैं, कॉलेज लेके आते हैं, तो आपके दोस्तों को यही पता है कि ये आपकी गाड़ी है। बट वो आपकी गाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ओनरशिप नहीं है। लेकिन आप उसको अपनी गाड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपनी गाड़ी? या कोई भी आप पे शक नहीं करता कि यार तेरी गाड़ी है, तेरी बाइक नहीं है ये। क्योंकि आपके पास उसका कंट्रोल है। यू हैव द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जिनको हम ओन नहीं भी करते, हो सकता है वो भी हमारे कंट्रोल में हो और वो भी हमारे एसेट्स ही कंसिडर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अब क सॉरी अब मैं बताना चाहूँगा आपको कंट्रोल का मतलब क्या है। कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द एसेट फ्रीली। द एबिलिटी टू यूज़ द एसेट फ्रीली। अगर आप उस एसेट को किसी एसेट को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, किसी की इजाज़त के बगैर यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि वो आपका एसेट है, बेशक आप ओन ना करते हो। अच्छा, फिर एक चीज़ है कि आप एक कुछ चीज़ें ओन करते हैं लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आपने गिरवी रखवाई है कोई चीज़ें, अगर कोई एसेट्स आपने गिरवी रखवा दी, आप उनको ओन तो करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं करते, वो भी आपके एसेट्स हैं। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है? इनमें से कोई एक चीज़ अगर है, तो वो रिसोर्स आपका एसेट है। यानी या तो आप उसको ओन ही करते हैं, लीगली आपकी चीज़ है, तो आपका एसेट है। दूसरा, अगर आपकी लीगली नहीं भी लेकिन वो आप आपके पूरे कंट्रोल में है वो चीज़, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, तो तब भी वो एसेट, वो रिसोर्स आपका एसेट कहलाएगी। तो नंबर 1 ये डिफरेंस हमने देखा कि ओन और कंट्रोल में फ़र्क क्या है। दूसरा, फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। पास्ट में जो कुछ भी इस एसेट ने किया, हमें इससे गर्ज नहीं है। ये बात याद रखिएगा, एक एसेट अगर पास्ट में बहुत फायदा देता आया है आपको या किसी को भी, तो वो पास्ट में देता आया है। हमने देखना है कि फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट दे सकता है एसेट या नहीं। फॉर एग्जांपल एक मशीन आपके पास पड़ी है जो कि फुली डेप्रिशिएटेड है, एंड आई अज्यूम्ड कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन का पता है, लेकिन नहीं पता तो चले बाद में हम दोबारा कर लेंगे। लेकिन आप ये हिसाब लगाएं कि वो पूरी तरह आपने यूज कर ली है मशीन, और वो मशीन से अब फ्यूचर में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप उससे कोई फायदा नहीं ले सकते। तो बेटा आपको पता है उस मशीन की वैल्यू क्या होगी आपकी बैलेंस शीट में? ज़ीरो। अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई कबाड़ की वैल्यू है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। कोई कबाड़ की वैल्यू है अगर, तो कोई 5-10 रुपए या 100,000 रुपया, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस मशीन से कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकते, तो ये मशीन आपके लिए एसेट नहीं है। इसी तरह आपकी कोई गाड़ी खड़ी है और वो जी ईंटों पे खड़ी है गाड़ी, और फ्यूचर में वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, रिस्टोर नहीं हो सकती और आपको कोई वो फ़ायदा नहीं दे सकती, तो इस केस में बेटा वो गाड़ी आपका एसेट नहीं है, क्योंकि आप उससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो एसेट का एसेट होना फ़ायदे से मुंसलिक है। फ़ायदा होगा तो एसेट होगा, वरना एसेट नहीं कंसिडर किया जाएगा किसी भी चीज़ को। ठीक है? ये बात भी क्लियर रखें। और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मोस्टली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन कैश, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैश की फॉर्म में ही ज़्यादातर हम समझते हैं, लेकिन कैश ज़रूरी भी नहीं। कैश के अलावा भी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल है। गुडविल जो है वो कैश तो नहीं है, लेकिन एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। रिसीवेबल्स हैं। अब रिसीवेबल्स आपको इतना तो पता ही होगा, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, कि क्या होते हैं, कि जिनसे आपने पैसे लेने हैं। अब रिसीवेबल्स बढ़ने का मतलब है कि पैसे तो नहीं आ रहे, बट स्टिल हम रिसीवेबल्स को एसेट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में कैश मिलने की तवक्को है, तो इसीलिए हम इनको भी एसेट कहते हैं। तो कैश या कैश से रिलेटेड कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट, अगर कोई चीज आपको दिलवा सकती है तो वो आपका एसेट है।
और दूसरी शर्त ये है कि आप उसको ओन या कंट्रोल करते हैं। तो एनीथिंग दैट यू ओन और कंट्रोल एंड विच वुड रिजल्ट इन फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज योर एसेट। यानी अभी तक आपने जो एसेट्स पढ़े हम उनकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एसेट आपने पढ़ा है मशीनरी। अब आइदर यू ओन द मशीन, यानी आपकी अपनी मशीन है और आपने खरीदी है, कंपनी के नाम पे खरीदी है, कंपनी की अपनी मलकियत है, या तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यानी फ्रीली यूज कर सकते हैं, किसी की इजाजत के बगैर, किसी मसले के बगैर आप उस मशीन को फ्रीली यूज कर सकते हैं, फिर भी वो आपका एसेट है। अब उस मशीन से आप क्या करते हैं, उस मशीन से आप प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन के बाद फिर वो सेल्स में कन्वर्ट होगी एंड अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट होगी। तो फ्यूचर के अंदर आपको इस मशीन से एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये आपका एसेट बन गया। अच्छा, इसी तरह आपकी लैंड और बिल्डिंग है फैक्ट्री की या ऑफिस की, वो भी आप ओन या कंट्रोल कर रहे हैं, और सेकेंडली उससे एक फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। उस बिल्डिंग के अंदर काम होगा, उस लैंड के ऊपर काम होगा, उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री है, बिल्डिंग के अंदर ऑफिस एटसेट्रा, तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक फायदा हासिल होगा किसी ना किसी तरह का। इसी तरह आपकी कंपनी के पास ट्रांसपोर्ट है और वो ट्रांसपोर्ट भी जो है वो उससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने की तवक्को है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको ना मजे की एग्जांपल देता हूँ जो कि बज़ाहिर तो एसेट है, लेकिन लेट्स सी कि वो इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है या नहीं। आपने अपने एम्प्लॉय को एक घर लेके दिया और वो घर आपने उसके रहने के लिए उसको दिया है, पर्सनल यूज के लिए। आपने बताना है जी ये सोच के कि क्या ये हमारा एसेट है या नहीं, ये घर हमारा एसेट है या नहीं। अच्छा, मैं सवाल देख लूँ कुरैन का, गुडविल इज आल्सो कंट्रोल एसेट। जी बेटा, गुडविल कंट्रोल नहीं, ओन्ड है ना। मैंने कहा ओन या कंट्रोल दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। गुडविल हमारी गुडविल है, हम ओन करते हैं उसको, और वो इनटेंजिबल एसेट्स का फर्क थोड़ा सा आ जाता है, वो भी आप देख रहे होंगे स्लाइड पे सामने लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स। हम पढ़ेंगे तो उसमें गुडविल का एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। लेकिन गुडविल एक एसेट है क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होना है। चले जी, कोई बता सकता है कि घर आपने एम्प्लॉय को लेके दिया, ये आपका एसेट है या नहीं? चलो जी, मैं भी बता देता हूँ। मेरा ख्याल आधे तो आप लोग सो रहे हैं, चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपने जो एम्प्लॉय के लिए घर लिया है वो आपका एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आप उसे ओन करते हैं या कंट्रोल? बिल्कुल ओन करते हैं हम उसको, हमारी मलकियत है जी वो चीज। तो फिर एसेट क्यों नहीं है? अब यहां से आपको पता चलेगा कि दोनों चीजें होना जरूरी है, कोई एक चीज होने से एसेट नहीं बन जाएगा। हम उसको कंट्रोल या ओन तो करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी को इससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक फायदा हासिल नहीं होना। ये जो घर हमारी कंपनी ने लिया है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के रहने के लिए लिया है, उसके काम करने के लिए नहीं लिया। हाँ, वो बेशक काम करे, उधर ही ऑफिस बना ले, वो हमारा हेडेक नहीं, लेकिन जब हमने लिया तो हमने इसी नीयत से लिया कि ये एम्प्लॉय के रहने की जगह है, इससे कंपनी को कोई इकोनॉमिक फायदा हासिल नहीं होगा। एम्प्लॉय को होगा बहुत फायदा, लेकिन कंपनी को डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक फायदा इससे नहीं होगा। तो ये घर जो कंपनी ने एम्प्लॉय को लेके दिया है, दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एन एसेट फॉर द कंपनी। ठीक है, क्योंकि हमें इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। इसी तरह आपने अपने एम्प्लॉय को एक गाड़ी ले दी। ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉय को एक गाड़ी ले दी। नाउ दैट कार इज सोनली फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉय। अगर तो वो गाड़ी एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए है, तो उस केस में ये इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट करेगी कंपनी के लिए, और ये कंपनी का एसेट नहीं होगी। वेयरएज अगर एक गाड़ी आपने ऑफिस यूज के लिए रखी है, अगर एक गाड़ी आपने ऑफिस यूज के लिए रखी है, तो वो आपका एसेट है, क्योंकि वो आपके ऑफिस के कामों के लिए रखी है, और ऑफिस के काम जो है दैट रिजल्ट अल्टीमेटली इन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ऑफिस के काम तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही होते हैं सारे के सारे। तो ये जो बात मैंने आपको बताई ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए थी।
कभी भी आपको जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ओए इससे इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं। इवन अभी भी आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली हुई है, अगर सवाल किए हुए, तो मुझे नहीं पता कि आपने किए नहीं किए। लेकिन आपने जब सवाल करते हो तो आपको वो फिंगर टिप्स पे आ जाता है कि ये चीज़ एसेट है, ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह आप लोगों के लिए ये है कंपनी के लिए डेफिनिशन। हम जब बात करते हैं ना हमारे एसेट्स की, तो वो थोड़ी-सी डेफिनिशन हम बदल देते हैं। यानी ये अकाउंटिंग डेफिनिशन ऑफ एसेट्स है। एक अंग्रेजी की डेफिनेशन है, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आते। यानी आपका एसेट क्या है? हमारा घर हमारा एसेट है, हमारी गाड़ी, बाइक हमारा एसेट है, हमारे बर्तन, फर्नीचर ये सारे हमारे एसेट्स हैं। क्यों जी? क्योंकि हम इन्हें ओन या कंट्रोल करते हैं और हम इनसे बेनिफिट्स लेते हैं, नॉट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंशिएशन आ जाती है बिटवीन नॉर्मल एसेट्स एंड अकाउंटिंग एसेट्स। तो अकाउंटिंग में आप लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, वेयर एज जब आप बात करते हैं रियल लाइफ की, तो उसमें इकोनॉमिक नहीं लेकिन वैसे बेनिफिट होगा। एक घर में आप रह रहे हैं, वो घर आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वो घर आपको आराम दे रहा है, सुकून दे रहा है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक नहीं है। तो ये कंपनी के लिए बेशक ना हो एसेट, लेकिन आपके लिए एसेट है। तो अक्सर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं यार ये चीज हमारी ही एसेट है, तो कंपनी की भी एसेट होगी। नहीं, कंपनी के लिए एसेट की डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है। और हमारे लिए तो कोई भी चीज हमारी है तो वो हमारा एसेट ही है, उससे कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं हम। अब गाड़ी बाइक से आप फायदा ले रहे हैं, अपनी आसानी कर रहे हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट इससे आ तो नहीं रहा बल्कि जाएगा ही अल्टीमेटली, बट स्टिल आप इससे फायदा ले रहे हैं आराम का, तो ये आपका एसेट है। बट कंपनी के लिए उसमें इकोनॉमिक्स होना लाजमी है, मॉनेटरी होना उसका लाजमी है। ये तो थे एसेट्स। इनकी एग्जांपल्स जी, मशीन, कंपनी के लिए मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एटसेट्रा, और आपके कैश, बैंक अकाउंट, इन्वेंट्री। अब देखें ना, ये भी देख लेते हैं इन्वेंट्री क्या है। ऐसी चीज जो आपने बेचनी है। अब इन्वेंट्री आप ओन करते हैं, आपने बनाई है, और इन्वेंट्री को फ्यूचर में बेच के पैसा कमाया जाएगा। तो इन दोनों लिहाज से इन्वेंट्री जो है आपका एसेट बनती है। हम उसको ओन भी करते हैं और हम उसको बेच के फ्यूचर में पैसा भी कमाएंगे, तो ये हमारा एसेट है। सिमिलरली बैंक अकाउंट हम ओन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और साथ ही साथ हम इस बैंक अकाउंट से फ्यूचर में पैसे निकलवा लेंगे अपने यूज के लिए, इसको ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इकोनॉमिक फायदा है। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जी आपके समझने के लिए। अकाउंट्स रिसीवेबल हम ओन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल तो नहीं करते लेकिन ओन करते हैं हम। हमारे हैं जी, हमने रिसीव करने हैं लोगों से, रिसीवेबल, हमने लोगों से पैसे लेने हैं। अब हम ओन भी करते हैं, और सेकेंडली फ्यूचर में यही अकाउंट्स रिसीवेबल जब लोग पैसे वापस करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिक फायदा लेके आएंगे। तो ये इन डेफिनेशंस के एतबार से ये सारे एसेट्स अगर आप देखें, जो जिनको आप आज तक एग्जांपल के तौर पे पढ़ते थे, वो बाय कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन भी एसेट्स हैं। अच्छा जी, ये तो थी एसेट्स की डेफिनेशन। अब इनकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। एसेट्स की जो टाइप्स है उनमें नंबर वन है फिक्स्ड वर्सेस करंट। करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, या नॉन करंट एसेट्स भी इनको कहते हैं, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं आप। ये सब एक ही नाम है जी, फिक्स्ड वर्सेस करंट। फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स बेसिकली टाइम से रिलेटेड है, और टाइम की भी बात की जाए तो किस टाइम से रिलेटेड है, वो जो इकोनॉमिक फायदा है वो कितने अरसे तक हमें मिलेगा। हमें इकोनॉमिक फायदा, इकोनॉमिक बेनिफिट कितने अरसे तक मिलेगा, ये किसी एसेट को फिक्स्ड या करंट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मशीन है। अब मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट। व्हाई इज दैट सो? मशीन जो आपको इकोनॉमिक फायदा देती है वो लंबे अरसे के लिए देती है, वो लंबे अरसे के लिए आपको, आप क्योंकि मशीन तो कई सालों तक आपके पास रहती है ना, तो आप कई सालों तक उसे प्रोडक्शन करेंगे और फायदा कमाएंगे।
इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके यूज में रहते हैं, इनकी एक्सपायरी कह लेंगे लॉन्ग टर्म होती है। सिमिलरली आपके व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ी वगैरह एटसेट्रा, ये भी आपके फिक्स्ड एसेट्स की एग्जांपल है क्योंकि ये भी आपको ज्यादा अरसे के लिए आपके पास रहते हैं और आप इनसे ज्यादा अरसे के लिए फायदा उठाते हैं। लेकिन अब बात कीजिए अगर इन्वेंट्री की या बैंक बैलेंस की या अकाउंट रिसीवेबल की, अमूमन मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं अमूमन क्योंकि हो सकता है ये भी लॉन्ग टर्म में हम अपने पास रखें, बट जनरली ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं। बैंक अकाउंट आप अमूमन जो बैंक के अंदर पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट शॉर्ट टर्म में ही ले लेते हैं। और इन्वेंट्री उसको जल्द ही बेच देते हैं, इन्वेंट्री को आप कई साल हाँ अपने पास नहीं रखते, रह जाए वो अलग बात है, लेकिन जब बनी इन्वेंट्री तो आपने उसको बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म में रखने का नहीं सोचा था। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल अमूमन आगे जब आप फाइनेंस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साल क्या दिनों के अंदर ही अकाउंट रिसीवेबल सेटल हो जाते हैं। तो यूजुअली दीज ऑल एसेट्स आर settle down, yeah, they bring economic benefits within a few within a lesser period of time। और अभी मैं बार बार कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, तो इसका मतलब क्या है? बाय लॉन्ग टर्म या बाय अ लॉन्ग टाइम वी मीन मोर देन 1 year, एक साल से ज्यादा अरसा लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है इन अकाउंटिंग, एंड एक साल से कम का अरसा इज कंसिडर टू बी शॉर्ट टर्म। तो ये बात याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म और ज्यादा टाइम और कम टाइम, तो ज्यादा टाइम का ये मतलब नहीं कि 10 साल 20 साल तक आपके पास चीज रहेगी तो वो हम उसको लॉन्ग टर्म कहेंगे, या करंट जो है वो आपके पास 2-3 साल तक भी करंट रहे, नहीं, एक साल का रूल याद रखें। एनी एसेट दैट गिव्स यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 year इज अ फिक्स्ड एसेट, ख्वाह वो 2 साल हो ख्वाह वो 1.5 साल क्यों ना हो, लेकिन एक साल से ज्यादा अरसे के लिए अगर आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है किसी एसेट से तो वो फिक्स्ड एसेट है। एक साल से कम अरसे के लिए अगर आपको करंट वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है तो दैट इज अ करंट एसेट। ये बात याद रखिएगा, एक साल से कम अगर उसकी एक्सपायरी है या उसका बेनिफिट है तो करंट, एक साल से ज्यादा है तो फिक्स। अच्छा जी, एग्जांपल्स की बात करें तो फिक्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी ऑलरेडी, मशीन, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, बेटा सारे आप एक साल से ज्यादा अरसे के लिए अपने पास रखते हैं, ठीक है, अमूमन की बात कर रहे हैं हम। और वेयर एज इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एटसेट्रा, ये एक साल के अंदर अंदर ही आप इस्तेमाल इनको कर लेते हैं यूजुअली। कोई सवाल हो तो आपने साथ साथ करते रहना, ठीक है। अच्छा, तो करंट की एग्जांपल्स क्या है? इन्वेंट्री, कैश, बैंक अकाउंट्स रिसीवेबल एटसेट्रा, ये आपके करंट एसेट्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट, टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये भी आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which have a physical appearance, which exist physically on their own, whereas intangible assets do not have their own physical appearance। गायब है जी, बातों में है, तसव्वुर में है, इमेजिनेशन में है, ये एसेट्स, ये इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और टेंजिबल एसेट्स एक्चुअली हकीकत में आपको नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंखें बंद करें और सोचें जी लैंड, तो आपके जहन में एक लैंड का स्ट्रक्चर आ जाता है। और अगर आप सोचें बिल्डिंग के बारे में तो आपके जहन में एक शीशों की बिल्डिंग आ जाती है। हालांकि शीशों की बिल्डिंग पाकिस्तान में हमने कम ही देखी होगी, गुजरांवाला में तो बिल्कुल नहीं देखी होगी, बट हमारे जहन में वो मूवीज आ जाती हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स आ जाते हैं। और अगर मैं आपको को आंखें बंद करके सोचे जी मशीन, तो आपके जहन में वो फैक्ट्री की बड़ी सी एक मशीन आ जाती है। तो आपके जहन में वही आता है जो एक्चुअली वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी machine has its own physical appearance, land has its own physical appearance, building has its own physical appearance, and they can be touched or felt physically, तो ये tangible कहलाते हैं।
आप लोगों की बात करें तो बेटा आपकी आंखें, कान, नाक एटसेट्रा, हाथ, पाँव, मुँह, ये सारे आपके टैंजिबल एसेट्स हैं, यानी इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस मौजूद है। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स जो हैं तो सही, मौजूद हैं और बाय डेफिनेशन एसेट भी हैं, क्योंकि आप उन्हें ओन करते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट भी हासिल करते हैं, लेकिन उनकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोग को आंखें बंद करें और सोचे जी गुडविल, तो आप सिर्फ GOODWILL सोचेंगे, कोई गुडविल की शक्ल नहीं है, आपके ज़हन में गुडविल की कोई शक्ल नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ जी पेटेंट सोचें, तो आपके ज़हन में कागज़ आ जाएगा, इसपे कुछ लिखा होगा। अगर मैं कहूँ लाइसेंस सोचें, लाइसेंस, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल हैं। तो आपके ज़हन में वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा या एक कागज़ ही आ जाएगा। या शेयर्स सोचें, शेयर्स तो चलिए फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लेकिन तो ऐसी जो पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई, लाइसेंस हो गया एटसेट्रा, these are intangible assets. They do not have their own physical existence. और ये कहलाते हैं intangible assets. Tangible means to be able to touch. ठीक है, यानी जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली उन्हीं को टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो अगर आपकी बात की जाए, अब आपका जो जिस्म है, दैट इज अ टेंजिबल थिंग, वो आपके साथ एक टेंजिबल चीज अटैच्ड है। लेकिन आपकी सोच, ये इनटेंजिबल है। आपकी पर्सनैलिटी, दिस इज इनटेंजिबल। इंटेलिजेंस इज इनटेंजिबल। तो ये सारी इनटेंजिबल चीजें हैं जो आपके साथ मौजूद हैं। अब आपकी सोच को कोई हाथ तो नहीं लगा सकता, ठीक है? अगर हाथ लगा सकते होते तो काश मैं हाथ लगा के ऐसे आपकी सोच को हिलाता थोड़ा, कि भाई आप जरा कोशिश करें, ठीक है? किधर जा रही है आपकी सोच, इधर उधर जो जाती है तो उसको हम एक जगह पे कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस एंड दिस इज इनटेंजिबल। तो ये एसेट्स भी कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं, यानी अपनी एग्जिस्टेंस होती है कुछ की नहीं होती है। अब ये भी कोई कंफर्म बात नहीं है कि सारे टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड होते हैं और सारे इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो करंट होंगे या वो फिक्स्ड होंगे। ये दोनों डिफरेंट क्राइटेरियाज है। फिक्स्ड वर्सेस करंट एक क्राइटेरिया ही अलग है और ये टाइम से रिलेटेड है। टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल, ये भी क्राइटेरिया ही डिफरेंट है, ठीक है? तो ये दोनों को आपस में या मिक्स ना कीजिएगा। टेंजिबल एसेट फिक्स भी होता है, करंट भी होता है। जिस तरह मशीन टेंजिबल है लेकिन फिक्स्ड है, इन्वेंट्री टेंजिबल है लेकिन करंट है। इसी तरह इनटेंजिबल एसेट भी फिक्स्ड भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। गुडविल इनटेंजिबल है लेकिन फिक्स्ड है। अगर आपको 1 साल का पेटेंट मिलता है तो वो इनटेंजिबल है लेकिन करंट है। तो ये दोनों को कंफ्यूज ना करें आपस में, ठीक है? अच्छा, तीसरी एक टाइप ऑफ एसेट्स है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर आल्सो बेसिकली, फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल के दरमियान में एक चीज होती है। वो किस तरह दरमियान में होती है कि बेसिकली इनकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन ये आपको एक फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। वो कैसे मिल सकते हैं? आप लोग अगर सब अपनी आंखें बंद करें और सोचें, मैं जिक्र करता हूं जी शेयर्स, शेयर। नाउ शेयर, या आप आंखें बंद करके सोचें जी लाइसेंस, आंखें बंद करके सोचें पेटेंट। नाउ ऑल दीज थिंग्स, दे डू नॉट हैव देयर ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन इन सब के बारे में, या बॉन्ड, आंखें बंद करें और सोचें जी बॉन्ड, तो ये सारी चीजें इनकी अपनी एग्जिस्टेंस तो नहीं थी, बट जी, तो इन सब की अपनी एग्जिस्टेंस तो नहीं, लेकिन आपने जब इनके बारे में सोचा तो आपके जहन में क्या आया? एक कागज, एक पेपर आया आपके ख्याल में। और फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एसेट्स है ये जो पेपर शेयर आपके पास मौजूद है, किसी कंपनी का शेयर, या आपके पास जो लाइसेंस मौजूद है, टू लाइसेंस में बात करूं, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बल्कि प्रोडक्शन के लिए आपको लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है? कि आप ये चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या पेटेंट होते हैं कि आपने अपने नाम की मलकियत करवा ली एक चीज, तो ये पेटेंट्स और लाइसेंस पेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा,
So these are examples of financial assets and ये पेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स थे। बैलेंस शीट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड और करंट करते हैं, वहां पे टेंजिबल या इंटेंजिबल या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इनकी कोई शर्त या प्रेजेंटेशन नहीं है। इन बैलेंस शीट यू ऑलवेज शो आइदर द एसेट एज फिक्स्ड और करंट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और वहां पे फाइनेंशियल टेंजिबल इंटेंजिबल इनको आपको अलग से नहीं लिखना पड़ता। चलिए जी, ये तो थे एसेट्स और आपने इनकी एग्जांपल्स भी काफी देख ली। और अभी कोई इनमें से सवाल है अगर किसी को तो वो पूछ सकता है जी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है लायबिलिटीज। इसी तरह आपने एक और नाम सुना हुआ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? डेफिनेशन सामने लिखी है, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाद में इनके एग्जांपल्स भी करते हैं। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन occurring from past events, settlement of which would result in outflow of future economic benefits. Settlement इसकी outflow of future economic benefits में जाएगी। समझे जी ये बात? यानी आपकी एक ऑब्लिगेशन है, यानी वाजिबुल अदा है, एक वाजिब है आप पे, वाजिबात है आपकी अभी की, जो अभी है मौजूद आपकी वाजिबात, जो पास्ट के इवेंट से शुरू हुई थी। आपने पहले कोई ऐसे काम की, ऐसी करतूतें की जिसकी वजह से कुछ वाजिबात आपको अदा करनी पड़ी और अभी फ्यूचर में वो देनी है। ये क्यों जरूरी है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगेन ये अभी देनी है आपने फ्यूचर में। अगर आपने दे दी है ऐसी कोई ऑब्लिगेशन तो बेटा वो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, याद रखिएगा। तो ऐसी ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट निकलेगा, आपसे आउटफ्लो होगा, वो ही आपकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी के 1000 रुपए देने हैं तो इस टाइम वो 1000 का 1000 रुपया आपकी लायबिलिटी है, बट आप उसको 500 रुपया उसी वक्त दे देते हैं और कहते हैं यार 1000 रुपया दे, चल यार 500 तो अभी रख ले वापस। तो वो 500 आपने वापस कर दिया है, ये 500 मजीद आपने फ्यूचर में उसको नहीं देना, तो अब कितनी लायबिलिटी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 500 की, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन चले हमने फिर भी एक डेफिनेशन तो करनी थी। तो ये बहुत सिंपल है और अगेन वही बात करूंगा कि आप जब बार बार सुनेंगे इन बातों को और बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी सारी बातें, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं कि वो ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसको हम जब सवाल वगैरह करते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि ये चीज लायबिलिटी है या नहीं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है। ये कल को जाके आप कंपनीज के अंदर ये जब बड़े लेवल पे टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट सोचने की जरूरत पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए छोटे लेवल पे भी कॉन्सेप्ट के बारे में। जस्ट लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज आल्सो हैव अ फिक्स्ड एलिमेंट और अ करंट एलिमेंट। और यहाँ पे भी फिक्स्ड और करंट का मतलब है 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा। तो 1 साल से अगर ज्यादा की लायबिलिटी है दैट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी और अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और अगर 1 साल से कम अरसे की लायबिलिटी है तो उसको करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 1 साल से ज्यादा या कम होने का मतलब क्या है? अगर एक लायबिलिटी आपको 1 साल से ज्यादा अरसे तक पे करनी है तो वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लोन लिया बैंक से और आपने ये वापस करना है 5 साल में या 3 साल में या 2 साल में, तो इससे जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो 2 साल तक निकलेंगे और इसकी जो सेटलमेंट है वो 2 साल के अंदर होगी। तो दिस इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी और अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वेयर एज आपने एक लोन लिया या कोई उधार किसी से लिया जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना है और आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर भी देंगे, तो दैट इज अ करंट लायबिलिटी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है वो उसकी पेमेंट से मशरूत है, ठीक है। उसकी पेमेंट जो है वो या तो लॉन्ग टर्म में होगी, 1 साल से ज्यादा अरसे में होगी, या 1 साल से कम अरसे में होगी। तो ज्यादा अरसे में अगर उसकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, सेटलमेंट, दैट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी। और 1 साल से
कम अरसे में होगी तो वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ज्यादा में होगी फिक्स, कम में होगी तो करंट लायबिलिटी। तो ये बात याद रखिएगा। ये आपको इनकी एग्जांपल्स बता देता हूँ। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें आपके पास मौजूद है बैंक लोन्स, क्योंकि लोन्स जो आपको बैंक देता है वो 1 साल से कम अरसे के लिए नहीं देता, क्योंकि उसने इंटरेस्ट लेना होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए उसका 1 साल होना ज़रूरी है, और देते भी नहीं बैंक इतना छोटा-सा लोन, महीने का, 2 का, 3 का। तो बैंक लोन अमूमन इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन। इसी तरह आप जो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं पब्लिक को लोन के तौर पे, अभी बॉन्ड क्या है ये भी आपको आगे पढ़ना है, फिलहाल मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि पब्लिक से हम जब पैसे लेते हैं वो बॉन्ड्स की सूरत में लेते हैं, उधार ही होता है वो भी अमूमन 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है। इसी इनको जिनको आप डिबेंचर कहते हैं, डिबेंचर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये है फिक्स्ड लायबिलिटीज, इनको आपने 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए पे करते रहना है। कुछ लायबिलिटीज होती हैं वो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेबल। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं? ऐसा उधार जो आपने माल खरीदते वक्त दुकानदार से या जिससे आपने खरीदा है फैक्ट्री से, उसे उधार किया होगा, यानी चीज ले ली और पैसे नहीं दिए, चीज ले ली और पैसे नहीं दिए, ये कहलाता है अकाउंट्स पेबल। जो आप लोगों का भी खाता चलता होगा दुकानों पे, स्टोर्स पे या खोखे वालों पे, ये अक्सर लड़के जो है सिगरेट पी के पैसे नहीं देते, यानी भाई उधार में कर लेना, उधार में। तो ये जो उधार है कि चीज ले लेते हैं आप लेकिन पैसे नहीं देते, इसको कहते हैं अकाउंट्स पेबल। इस उधार को, इसमें हम पैसे नहीं लेते बल्कि चीज ले लेते हैं पैसों के एवज। अब कभी भी कोई भी आपको 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए अकाउंट्स पेबल नहीं देता, और ये आगे आप इससे एग्जांपल देखते रहेंगे। अमूमन विद इन डेज ये सेटल करने होते हैं, फ्यू मंथ्स या डेज में आपने इनको पे करना होता है। तो अकाउंट्स पेबल जो है वो एग्जांपल है एक करंट लायबिलिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल करंट लायबिलिटी की आपको देता हूं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आप जब क्रेडिट कार्ड से या आपके अकाउंट में पैसे कम हो, या क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड जिसको आप कहते हैं उसमें पैसे कम हो, तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है? डेबिट और क्रेडिट में फर्क ही ये है कि वो आपको अपने अकाउंट की अमाउंट से कुछ ज्यादा विथड्रॉ करने देता है। तो आप अपने अकाउंट से थोड़ा ज्यादा पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि आपने ओवर बोरोइंग कर ली, ठीक है, ओवरड्राफ्ट में आप चले गए। अब वो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है बैंक से, वो बैंक ने आपको उधार के तौर पे दिया है, वो आपको फ्री में नहीं दे दिया। आपके अकाउंट में 1000 रुपए थे, बैंक ने आपको 1100 रुपए की शॉपिंग करने दी ताकि आपकी उस टाइम बिस्ती ना हो जाए। 100 रुपए अब जो आपने वापस करना है, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रॉन बैलेंस या ओवरड्राफ्ट हम इसे कहते हैं, और इस पे आपको सूद भी देना होता है, इस पे आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। ये बात याद रखिएगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ओवरड्राफ्ट, तो ये सूद इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। वो जो ओवरड्राफ्ट होता है वो आपने विद इन फ्यू डेज बैंक के साथ सेटल करना होता है। उसकी मैक्सिमम लिमिट भी होती है, मेरा ख्याल 28 दिन होती है या 1 आध महीना होती है मैक्सिमम। आपने उसके अंदर उनको बैंक को वापस भी करना होता है वो पैसा, लेकिन वो क्योंकि 1 साल से कम अरसे के अंदर वापस कर देना है, तो वो करंट लायबिलिटी है। इसी तरह एक लायबिलिटी है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बड़ी मजे की लायबिलिटी है जी, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को ही थोड़ा सा बदल देती है ऊपर। अच्छा जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी तक आपने नहीं दी, अभी तक आपको देनी नहीं है, वो अकर ही नहीं हुई, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूं उस कॉन्सेप्ट के नाम। यहाँ पे देखेंगे सबसे एंड पे लिखा हुआ है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इस कॉन्सेप्ट के तहत आपने जो अपनी लायबिलिटीज होती हैं उनको एज्यूम जैसे ही आप कर लें, आप उनको रिकॉर्ड कर लें। यानी अगर आपको लगे कि एक लायबिलिटी होने वाली है तो आप उसको तभी रिकॉर्ड कर लें। यानी डर के मारे आप अक्सर करते हैं ना, यार इतना खर्चा हो जाएगा, चलो यार ज्यादा लगा लो, हालांकि आपको नजर नहीं आ रहा था कि ज्यादा पैसे लगेंगे। जब भी हम बजटिंग कर रहे होते हैं तो हम अक्सर हम कहते हैं कि ये फलां चीज पे 1000 लगेगा, चल यार 1200 लगा ले,
कि हम लोग मोहतात रहते हैं, प्रूडेंट रहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना खर्चों को बढ़ाया जाए प्लानिंग के टाइम पे। इसी तरह कुछ लाइबिलिटीज जो अभी अकर नहीं हुई लेकिन फ्यूचर में हो सकती हैं, उनको हम अभी से ही अपनी लाइबिलिटी के तौर पे शो कर लेते हैं। इसकी एक ही आपको एग्जांपल फिलहाल देता हूँ, आगे हमने पढ़ना है डिटेल में। जो वारंटी क्लेम होते हैं, कंपनीज जो वारंटी क्लेम दे एक्नॉलेज करती हैं कस्टमर का, अभी क्लेम आया नहीं लेकिन कंपनी को खदशा है कि क्लेम आ जाएगा, तो वो एक मैकेनिज्म है, IS 37 है, उसमें पूरा एक स्टैंडर्ड कितना करना है, कैसे करना है, लेकिन आप उसको पहले से ही अपनी लाइबिलिटी के तौर पे शो कर लेते हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज कंटिंजेंट कहलाती है। अब कंटिंजेंट फिक्स भी हो सकती है, करंट भी। 1 साल की है तो फिक्स है, 2 साल की है तो 1 साल से ज्यादा की है फिक्स, और 1 साल से कम की है तो करंट। चलिए बेटा, आज की क्लास इतने ही करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये आप दोबारा जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स हैं। और कोई सवाल हो अगर तो रह गया हो तो आप यूट्यूब पे तो कमेंट्स में कर दें। प्राइस बॉन्ड बेटा कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मॉर्टगेजेस